हो गए हो। गोकुल की लाश मिल चुकी है। शंशक गुहा शहर के लोग उसके हत्यारे को हर कोने में ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? माधव जो फिजा के पीछे था अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। उसने सोचा था कि आर्यन डर के मारे भाग चुका होगा, पर वो तो यहाँ धवलकुल के चयन मैदान में इतनी बेपरवाही से खड़ा था। माधव का दिल डर से कांप रहा था। अगर आर्यन का सच सामने आ गया तो क्या उनका परिवार भी इस आग में झुलस जाएगा? आखिर जब गोकुल मारा गया था वो भी वहां मौजूद थे। आर्यन ने दोनों को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम लोग यहाँ चयन के लिए आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? सूरमास ने अपनी भोली हंसी के साथ कहा, अरे तुम दोनों भी यहाँ? शायद हम सब जल्द ही सह शिष्य बन जाएंगे। माधव ने आंखें सिकुड़नी और सख्त स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि शंशक गुहा शहर का धवलकुल में कितना रुतबा है, फिर भी तुम यहाँ आए। अगर गोकुल की मौत का सच सामने आ गया तो तेरी जान को खतरा है। तू चयन में हिस्सा नहीं ले सकता। अभी यहाँ से चला जा और अपनी जान बचा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बोला, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन चिंता मत कर, अगर मेरा पर्दाफाश भी हो गया तो मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसाऊंगा। माधव एक पल के लिए अवाक रह गया। फिजा ने धीरे से कहा, मेरे भाई का मतलब ये नहीं है, वो बस तुम्हारी चिंता कर रहा है। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर वो सूरमास को लेकर पंजीकरण की ओर बढ़ गया। पंजीकरण मंच नाम? एक एल्डर ने ठंडे स्वर में पूछा। उसका चेहरा कठोर था, जैसे वो हजारों बार यह सवाल पूछ चुका हो। आर्यन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, शक्ति स्तर नीलतारा लेवल 1। एल्डर ने उसे एक नज़र देखा, फिर पूछा, तेरी ब्लडलाइन प्रतिभा क्या है? आर्यन ने कंधे उचकाए, मुझे नहीं पता। एल्डर की भौहें सिकुड़ी, तेरी ब्लडलाइन जागृत नहीं हुई। उसने आर्यन के नाम के नीचे एक बड़ा एक्स काट दिया और बोला, उधर जा और अपनी ब्लडलाइन का परीक्षण कर। अगला नाम? एल्डर ने फिर पूछा। सूरमास, उसने गर्व से कहा, जैसे उसका नाम ही कोई उपलब्धि हो। शक्ति स्तर कंतारा लेवल 3। ब्लडलाइन प्रतिभा 3 सितारा लोह गज गैंडा ब्लडलाइन। एल्डर की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से पूछा, 3 सितारा लोह गज गैंडा? पक्का? सूरमास ने अपनी भुजाओं पर जोर लगाया। धम धम धम, उसके शरीर पर लोह कवच की एक छाया उभरी, जैसे कोई प्राचीन युद्धदेव प्रकट हो गया हो। उसकी ताकत हवा में गूंज रही थी और आसपास की भीड़ सन रह गई। एल्डर का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिल्कुल सही, ये वाकई 3 सितारा लोह गज गैंडा ब्लडलाइन है। तू सीधे अंतिम चरण की परीक्षा में जा सकता है। उसने सूरमास के नाम के नीचे 3 निशान बनाए, जो उसकी असाधारण संभावना का प्रतीक थे। एक ब्लडलाइन प्रतिभा की वजह से उसे सारे शुरुआती चरणों से छूट मिल गई। यही डार्क वर्ल्ड की सच्चाई थी, यहाँ ब्लडलाइन ही सब कुछ थी। 3 सितारा ब्लडलाइन वाकई एक दुर्लभ खजाना थी, जो किसी को भी भीड़ से अलग कर सकती थी। फिजा और माधव जो पास ही खड़े थे अवाक रह गए। वो देख सकते थे कि ये वही ब्लडलाइन बीस्ट था जिसे आर्यन ने मारा था, लेकिन उसने इसे सूरमास को दे दिया। क्यों? क्या उसके पास इससे भी मजबूत ब्लडलाइन प्रतिभा थी? फिजा और माधव दोनों नीलतारा लेवल 2 पर थे और चयन के लिए योग्य थे। वे भी ब्लडलाइन परीक्षण की ओर बढ़े। सूरमास ने उदास आवाज में कहा, बॉस, तेरी ब्लडलाइन तो अभी जागृत भी नहीं हुई और तूने मुझे इतनी कीमती लोह गज गैंडा ब्लडलाइन दे दी। मैं? आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, ज्यादा मत सोच, ये ब्लडलाइन तेरे लिए सबसे उपयुक्त थी। और ये तो बस एक साधारण ब्लडलाइन है, मेरे पास तेरे लिए इससे भी शानदार चीज है। ब्लडलाइन परीक्षण मंच। परीक्षण मंच पर एक काला पत्थर रखा था, जो धवलकुल की स्थापना के वक्त से मौजूद था। ये पत्थर हजारों सालों से योद्धाओं के खून की बूंदों को सोखकर बताता हुआ आ रहा था कि उनमें कैसी ब्लडलाइन प्रतिभा है। इस पर खून की एक बूंद डालो। पत्थर के पास खड़े एक शिष्य ने आदेश दिया। एक के बाद एक योद्धा आगे बढ़े। ब्लडलाइन प्रतिभा कोई नहीं, ब्लडलाइन प्रतिभा कोई नहीं, 1 सितारा ब्लडलाइन। जैसे ही खून की बूंद काले पत्थर पर टपकती, वो उसे सोख लेता और ब्लडलाइन का स्तर चमककर प्रकट होता। मगर ज्यादातर योद्धाओं के पास कोई ब्लडलाइन नहीं थी, और जिनके पास थी वह निम्न स्तर की थी। आर्यन की बारी आई। उसने पत्थर को देखा और उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। कमभक्त, ये तो सर्वोच्च खजाना है। उसने मन ही मन सोचा। काला पत्थर हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हजारों सालों तक खून के सार को सोखने के बाद ये पत्थर लगभग आत्मिक खजाना बन चुका था। अगर इतनी ज्यादा मात्रा में खून के सार को आर्यन सोख लेता तो उसकी शक्ति अकल्पनीय हो सकती थी। तू क्या दिवा स्वप्न देख रहा है? खून की बूंद डाल, शिष्य ने अधीर होकर कहा। आर्यन ने अपनी लार नीली और शांत हो गया। उसने उंगली से एक बूंद खून निकाला और पत्थर पर टपकाया। खून पत्थर में समा गया। आधे सेकंड बाद पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्लडलाइन प्रतिभा कोई नहीं, शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। अगला। आर्यन की भौहें सिकुड़ी। मेरे पास तो कर्सर ब्लडलाइन है, फिर ये क्यों नहीं दिखी? क्या इसका स्तर इतना निम्न है कि पत्थर इसे पकड़ नहीं पाया, या कुछ और है? उसी पल फिजा आगे बढ़ी। उसने अपनी उंगली से एक बूंद खून टपकाया। अचानक काला पत्थर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा।
ये रोशनी इतनी प्रचंड थी कि दिन के उजाले में भी चकाचौंध कर रही थी। पूरा मैदान हिल गया जैसे भूकंप आया हो। देव स्तर ब्लड लाइन, शिष्य ने अविश्वास में चिल्लाया। फिजा अवाक रह गई, उसकी आंखें खुशी और हैरानी से चमक रही थीं। मैं मुझे नहीं पता था। वह बुदबुदाई, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा जैसे उसकी आंखें कोई जवाब तलाश रही हों। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। आर्यन की कर्सर ब्लड लाइन धरती पर तीसरे या चौथे स्तर की थी। इस स्तर का मतलब क्या था, आर्यन को नहीं पता था। कर्सर ब्लड लाइन का मतलब क्या था, ये भी उसे नहीं पता था। वो केवल इतना जानता था कि पूर्वज रुद्रदेव ने उसे बताया था कि कर्सर ब्लड लाइन अनोखी और बेजोड़ है। ये कितनी मजबूत या कमजोर थी, यह आर्यन को वाकई नहीं पता था। परीक्षण में उसकी ब्लड लाइन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उदास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये इसलिए था क्योंकि उसका स्तर बहुत कम था। इसके अलावा उसका सारा ध्यान उस बड़े काले पत्थर को चुराने पर था। वो सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था जिससे उसकी लार टपक रही थी। अगर वो कर सकता तो वह भी इसे ले उड़ना चाहता था। काले पत्थर में एक शक्ति थी जो किसी तरह आर्यन को इसे लेने की तीव्र इच्छा दे रही थी। ये एक दुर्लभ इच्छा थी, जैसे कि उसके शरीर में कोई ताकत उसे इसके लिए उकसा रही हो। मुझे इसे चुराने का कोई तरीका ढूंढना होगा, आर्यन ने मन ही मन कहा। और मेरी ब्लड लाइन की जैसे लार टपक रही है, क्या मेरी कर्सर ब्लड लाइन इस काले पत्थर की शक्ति को निगलना चाहती है? आर्यन अपने दिल में ये नहीं कह सका। धवलकुल का सार्वजनिक मैदान हंगामे से गूंज रहा था कि तभी भन भन आकाश से कई उड़न तलवारें उतरी और मैदान में कई बाहरी एल्डर प्रकट हुए। उनके सफेद कपड़ों पर सुनहरा कमल चमक रहा था और उनकी मौजूदगी से हवा में एक भारी तनाव फैल गया। ये कौन है? किसकी ब्लड लाइन है जो इतनी चमकदार रोशनी छोड़ रही है? ये कमाल है। ये ब्लड लाइन शक्ति हर चीज से बढ़कर है। पूरा मैदान हलचल में था और वहां मौजूद हर योद्धा फिजा को ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देख रहा था। एक देव स्तर ब्लड लाइन, ऐसी शक्ति जो उसे बिना किसी परीक्षा के धवलकुल के अंदरूनी कुल में जगह दिला सकती थी। ये किसी स्वप्न से कम नहीं था। एक शिष्य ने एल्डरों की ओर झुककर कहा, एल्डर ये वही है। अभी अभी इसके खून की एक बूंद से काले पत्थर ने देव स्तर ब्लड लाइन की रोशनी उगली थी। एल्डर एकत्र हुए, उनके चेहरों पर उत्सुकता और संदेह का मिश्रण था। फिजा थोड़ी असमंजस में थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपनी ब्लड लाइन को अच्छी तरह जानती थी। यह अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी और निश्चित रूप से ये देव स्तर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सिर हिलाते हुए कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं हूँ। माधव ने फिजा को हल्के से धक्का दिया और फुसफुसाया, फिजा ये क्या हो रहा है? फिजा ने जवाब दिया, भाई मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। एक बूढ़े एल्डर जिसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं ने आगे बढ़कर कहा, बेटी क्या तुम एक बार फिर से कोशिश कर सकती हो? हमें अपनी ब्लड लाइन दिखाओ। हाँ करो, दूसरे ने उत्साह से कहा। इतने सारे एल्डरों की नजरों के सामने फिजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी उंगली पर चीरा लगाया और एक और खून की बूंद काले पत्थर पर टिपकाए। मैदान में सबकी सांसें थम गईं, लेकिन इस बार पत्थर ने वैसी चकाचौंध रोशनी नहीं उगली। इसके बजाय एक तेज लेकिन कमजोर रोशनी फूटी। 7 सितारा ब्लड लाइन। ये केवल 7 सितारा क्यों है? अभी तो साफ साफ देव स्तर की रोशनी थी। ये क्या माजरा है? क्या ब्लड लाइन अस्थायी रूप से बदल सकती है? एल्डरों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। 7 सितारा ब्लड लाइन अपने आप में दुर्लभ थी, पर देव स्तर की तुलना में ये कई स्तर नीचे थी। उनकी उम्मीदें आसमान छू रही थीं और अब वे असंतुष्ट थे। एक एल्डर ने विचारशील स्वर में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से जागृत नहीं हुई? इसी वजह से कभी शक्तिशाली कभी कमजोर रोशनी फूट रही है। संभव तो है, दूसरा बोला। वो तीव्र रोशनी निश्चित रूप से देव स्तर की थी, इसमें कोई गलती नहीं। क्यों ना हम उसे अंदरूनी कुल में ले जाएं? तीसरे ने सुझाव दिया। कुलपति को फैसला करने दें। हाँ, यही एकमात्र रास्ता है, चौथे ने सहमति जताई। चर्चा का नतीजा निकल चुका था। इसके बाद फिजा को बोलने का मौका भी नहीं मिला और कुछ एल्डर उसे तुरंत अंदरूनी कुल की ओर ले गए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सीधे अंदरूनी कुल की शिष्य बन सकती थी। ये किसी सामान्य योद्धा के लिए स्वर्ग में उड़ने जैसा था। भीड़ में जलन भरी बातें शुरू हो गईं। हाय, इतनी अच्छी किस्मत, सीधे अंदरूनी शिष्य बनने से 3 से 5 साल की मेहनत बच जाएगी। अब वो आकाश में होगी और हम धरती पर। काश ये मैं होता। तू अपनी उस रियल ब्लड लाइन के साथ सपने देखना बंद कर। वो चांदेल परिवार से लगती है। शंशक गुहा शहर का चांदेल परिवार। भीड़ में देव स्तर ब्लड लाइन की चर्चा जोरों पर थी। कुछ मिनट बाद ब्लड लाइन परीक्षण फिर से शुरू हुआ। माधव की बारी आई। उसकी ब्लड लाइन 4 सितारा थी, न ज्यादा शक्तिशाली न बहुत कमजोर, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह था। फिजा की वजह से चांदेल परिवार का नाम अब ऊंचा जो होने वाला था। सूरमास ने धीरे से आर्यन से पूछा, बॉस क्या ब्लड लाइन सच में अस्थायी रूप से बदल सकती है? आर्यन ने कंधे उचकाए। कौन जानता है, इस दुनिया में अनगिनत संभावनाएं हैं।
सूरमास ने सपने देखते हुए कहा, देव स्तर ब्लडलाइन काश मेरे पास भी होती। मैं सीधे अंदरूनी शिष्य बन जाता और उन घमंडी शिष्यों को धूल चटा देता। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, जल्दी ही तेरे पास भी होगी। सूरमास की लो गज गैंडा ब्लडलाइन के साथ संगततापूर्ण थी। वो इसे बार बार सक्रिय कर रहा था और हर बार उसकी शक्ति बढ़ रही थी। यह महिषासुर ब्लडलाइन के साथ सम्मिलन के लिए एक मजबूत आधार था। आर्यन को यकीन था कि जब सूरमास महिषासुर ब्लडलाइन को आत्मसात करेगा तो धवलकुल में हलचल मच जाएगी। 4 घंटे बाद प्रारंभिक चयन खत्म हुआ। हजारों योद्धाओं में से केवल 1/3 ही अगले चरण के लिए चुने गए। एक बुजुर्ग एल्डर ने ऊंची और गहरी आवाज में घोषणा की, अगला चरण शुरू होता है। ये 60 प्रतियोगिताएं में बनता है। हारने वाला बाहर, जीतने वाला आगे। याद रखो, किसी को जानबूझकर चोट न पहुंचाना। धवलकुल इस साल सिर्फ 2000 शिष्यों को चुनेगा, यानी तुम्हें शीर्ष 2000 में जगह बनानी होगी। अपनी पूरी ताकत दिखाओ, यहाँ तक कि अगर कोई सभी प्रतियोगिताएं पास कर ले तो भी वह केवल बाहरी कुल का शिष्य बनेगा। अंदरूनी कुल में प्रवेश का एकमात्र रास्ता था अंदरूनी शिष्य बनना। अंदरूनी कुल का मुख्य हॉल शांत था, लेकिन हवा में तनाव तैर रहा था। क्रिस्टल की रोशनी में शहरयार का चेहरा गंभीर था। तुम कह रहे हो कि तुमने एल्डर वृषांत की उड़न तलवार की आभा महसूस की? शहरयार ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अमोघेश ने सिर हिलाया। हाँ कुलपति, मैंने महसूस किया कि वे चयन मैदान में दाखिल हो चुके हैं। उसके दिमाग में आर्यन और सूरमास की छवियां उभरी, पर उसने यह बात तुरंत जाहिर नहीं की। वो अभी भी उनके मकसद को समझने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इंतजार किस बात का? एक एल्डर ने अधीरता से कहा। चलो उन्हें पकड़ो। उनके पास वृषांत की तलवार है तो वो चीज भी जरूर होगी जो हमारे कुल की जिंदगी से जुड़ी है। हेल गेट की समय सीमा करीब आ रही है, दूसरे ने कहा। हमारे पास वक्त नहीं है। एल्डरों की आंखों में उम्मीद की किरण थी, जैसे उन्हें कोई जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। शहरयार ने अमोघेश की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है? अमोघेश ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, मेरा विचार है कि इंतजार करो और देखो। हमारे पास अभी कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने वृषांत की चीजें ली हैं, ना ही हम उनका मकसद जानते हैं। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इंतजार और देखना। एक एल्डर भड़क उठा। ग्रेट एल्डर, ये क्या वक्त है? आग हमारी भौहों तक पहुंच चुकी है और तुम इंतजार की बात कर रहे हो। भले ही हमें सारे उम्मीदवारों को मारना पड़े, दूसरा बोला, हमें वो चीज वापस लेनी होगी। बिल्कुल, तीसरे ने समर्थन किया। अगर हेल गेट के लोग जल्दी आ गए तो क्या होगा? क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? मैं तो नहीं लूंगा। शहरयार की आंखें छोटी हो गईं। उन्होंने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, बस, हम जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेंगे। अमोघेश सही कह रहा है। हमें उनके असली इरादों को समझना होगा। परीक्षण मैदान उत्साह और तनाव से भरा हुआ था। हवा में हथियारों की टकराहट, योद्धाओं की चीखें और भीड़ की गूंज एक युद्धभूमि का आलम रच रही थी। मंच पर एक के बाद एक विजेताओं के नाम गूंज रहे थे और हर घोषणा के साथ भीड़ का जोश बढ़ता जा रहा था। आर्यन जीत गया और अगले दौर में प्रवेश करता है। मंच से गर्जन भरी आवाज गूंजी। आर्यन ने अपनी बाहें मोड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद, उसने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा और फिर लापरवाही से मंच से नीचे उतर गया। सूरमास अपने विशाल शरीर को उछालता हुआ पानी की बोतल लिए दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। बॉस, हमने लगातार 5 मुकाबले जीत लिए हैं। बस 2 और हम धवलकुल के बाहरी शिष्य बन जाएंगे। हा हा हा। उसकी हंसी हवा में गूंजी। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसकी 3 सितारा लोहगज गैंडा ब्लडलाइन ने उसे अंतिम मुकाबले में सीधे प्रवेश दिला दिया था। अब सिर्फ एक जीत और वो धवलकुल का बाहरी शिष्य बन सकता था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। सूरमास ने सिर हिलाया, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए फुसफुसाया, मुझे याद है बॉस। मैंने ध्यान दिया और इधर उधर पूछताछ की। जानते हो क्या, बाहरी कुल में वो व्यक्ति नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। शायद वो अंदरूनी कुल का कोई वरिष्ठ शिष्य है। आर्यन ने उसे आश्चर्य से देखा। मुझे नहीं पता था कि तू इतना जासूस बन गया है। सूरमास ने अपना सिर खुजलाया। उसकी मूर्खों वाली मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे बॉस, लोग मेरे साथ बहुत विनम्र थे, शायद मेरी ब्लडलाइन की वजह से। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन उसकी मासूमियत उसे और प्यारा बना रही थी। आर्यन ने अपनी आवाज और धीमी की। वो काम जो मैंने तुझे सौंपा था, उसका क्या हुआ? सूरमास ने तुरंत फुसफुसाते हुए जवाब दिया, बॉस, मैंने उस काले पत्थर को चुपके से हिलाने की कोशिश की थी जैसा तुमने कहा था, लेकिन कमबख्त वो बहुत भारी है। कम से कम 1 लाख किलो का होगा। अगर मैं अपनी ब्लडलाइन शक्ति का इस्तेमाल न करूं तो उसे हिला भी नहीं सकता। मुझे पता था। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। इसे चुराना असंभव है। अगर ऐसा है तो मुझे इसकी शक्ति को सोखना होगा। उसने सूरमास की ओर देखा और कहा, चलो इतना बहुत है। और हाँ, जब तू अंतिम परीक्षा पास कर लेगा तो मैं तुझे एक खास इनाम दूंगा। अंदरूनी कुल में
एक शिष्य आवास घर किसी स्वप्नलोक जैसा था। घर की छत पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी, चट्टानी पहाड़ियों के बीच रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और हवा में फूलों की हल्की महक तैर रही थी। लेकिन इस माहौल के बीच एक तनाव था। घर के भीतर दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की ने सख्त आवाज में कहा, मिस आप बाहर नहीं जा सकती। अगर आप फिर बाहर गई तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो तोताई रंग के चमकदार कपड़ों में थी, बालों को पीछे से पिन से बांधा हुआ, आंखों में दृढ़ता और चिंता का मिश्रण। ये कोई और नहीं बल्कि याशवी थी। उसकी चाल और तेवर दोनों ही किसी प्रशिक्षित रक्षक की तरह थे। याशवी के ठीक सामने खिड़की के पास एक दूसरी लड़की बैठी हुई थी, लायबा। हल्के गुलाबी रेशमी कपड़ों में सजी उसका रूप ऐसा था वह आसपास के सारे रंगों को फीका कर दे। उसकी त्वचा मोती जैसी उजली थी, मगर चेहरे पर हल्की पीली आभा थी, जैसे वो हाल ही में किसी बीमारी से उठी हो। फिर भी उसकी सुंदरता में एक ऐसी कोमलता थी कि मानो सुबह का पहला सूरज भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाए। लायबा की निगाहें धीमी पर भावपूर्ण थीं। उसने उदासी भरे स्वर में याशवी की ओर देखा और कहा, याशवी, मैं धवलकुल से बाहर नहीं जा रही। मैं बस बाहरी कुल में जाकर कुछ देर टहलना चाहती हूँ। याशवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन वो ख्याल छोड़ दें। उन दो गुलामों का चयन में भाग लेना असंभव है। वो बस गुलाम हैं, उनके पास चयन की योग्यता भी नहीं है। लायबा की आंखें तीखी हो गईं। याशवी, उन्होंने हमारी जान बचाई थी, तू उन्हें बार बार गुलाम नहीं कह सकती। याशवी ने होंठ भींचे, पर उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। अगर वो ना होते तो क्या हम उस मुसीबत में फंसते। और जंगल में वो दोनों हमें छोड़कर भाग गए और कहा कि वो आपके लिए स्वर्गीय नियति पिल ढूंढने जा रहे हैं। उनके जैसे लोग भला इसे कैसे पा सकते हैं। मिस, आप दोनों एक दुनिया के नहीं हैं। याशवी सच छिपा रही थी। वह लायबा का भला चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि लायबा का आर्यन जैसे नीच गुलाम से कोई लेना देना हो। इससे उसकी पहचान और इवेश का गुस्सा दोनों दांव पर लग सकते थे। लायबा का चेहरा और उदास हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसकी आंखों में कोई धोखा नहीं था। मैंने देखा। तभी आंगन में 4 लोग घुसे। इवेश, जिसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, आगे बढ़ा। गुलाम इस दुनिया की सबसे नीच चीजें हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तुम उस वक्त बस धोखा खा गई थी। लायबा की आंखें हिलीं। इवेश, तुम, उसने कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। इवेश ने उसकी जिंदगी बचाई थी। अगर वो वक्त पर स्वर्गीय नियति पिल ना लाता तो लायबा आज जिंदा ना होती। इवेश ने हल्के से मुस्कुराया और बहुत खुश था। लायबा की वजह से वो बहुत बदल गया था, कम से कम पिछले समय की तुलना में बहुत बेहतर था। उसने कहा, लायबा, क्या तुम बाहरी कुल में जाकर टहलना चाहती हो? लायबा की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? इवेश ने गर्व से सिर उठाया। धवलकुल में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना कर सकूं। उसने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, चलो हम बाहरी कुल जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों से हम शिष्यों का चयन कर रहे हैं। इस बार हम धवलकुल को अगले स्तर पर जरूर ले जाएंगे। उसने आगे कहा, सुना है एक देव स्तर ब्लडलाइन वाली लड़की उभरी है। इस साल की प्रतियोगिता रोमांचक होगी। चलो, अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। देर हो गई तो हम इसे देख नहीं पाएंगे। इवेश और उसके साथी सभी 18 शहरों से सबसे उच्च प्रतिभाशाली योद्धाओं की खोज कर रहे थे। उनके चुने हुए योद्धा वास्तव में असाधारण थे। हर एक के पास शक्तिशाली ब्लडलाइन और उच्च स्तरीय शक्तियां थीं। इन योद्धाओं को कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी थी। वे सीधे अंतिम परीक्षा में प्रवेश कर सकते थे। और अंतिम परीक्षा के शीर्ष 10 वे सीधे अंदरूनी कुल में प्रवेश का विशेषाधिकार पाते थे। ये सबसे तेज रास्ता था, एक ऐसा मौका जो हर योद्धा का सपना था। बाहरी कुल परीक्षण मैदान। धम, एक जोरदार धमाके के साथ सूरमास ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हवा में उड़ा दिया। उसका शरीर लोह गजगैंडा ब्लडलाइन की शक्ति से चमक रहा था, जैसे कोई प्राचीन युद्धदेव मूर्ति जीवित हो उठी हो। सूरमास जीत गया। मंच से आवाज गूंजी। सूरमास की ब्लडलाइन शक्ति धीरे धीरे गायब हुई और लोह कवच की छाया उसके शरीर से हट गई। वो युद्ध की स्थिति से बाहर आया और उत्साह से मंच से कूदकर नीचे भागा। हा, बॉस, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसने आर्यन को देखते हुए चिल्लाया। मैं अब धवलकुल का शिष्य हूँ। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। माँ, क्या तुमने देखा? मैं अब धवलकुल का शिष्य हूँ। उसकी आवाज में गर्व और भावुकता थी। वह पहले कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ था। आर्यन ने उसे देखा और उसका अपना दिल भी धड़क उठा। माँ, तुम कहाँ हो? उसने मन ही मन सोचा। तभी मंच से एक और घोषणा गूंजी। माधव जीत गया और अगले दौर में प्रवेश करता है। मैदान में आवाजें गूंज रही थीं। 2000 स्थानों को धीरे धीरे भरा जा रहा था। एक एल्डर ने घोषणा की, 10 मिनट का आराम करो, फिर अंतिम परीक्षा शुरू होगी। अंतिम परीक्षा के शीर्ष 10 शिष्य सीधे अंदरूनी कुल में प्रवेश की योग्यता पाएंगे। ये सबसे तेज रास्ता है, आपको इसे अच्छी तरह से पकड़ना होगा। आर्यन की आंखें सिकुड़ीं। सीधे अंदरूनी कुल में? उसने बुदबुदाया। सूरमास ने उत्साह से कहा, बॉस सुना, बस शीर्ष 10 में जगह बना लो और तुम अंदरूनी कुल में जा सकते हो। हाँ, मौका है।
आर्यन के धवल कुल आने के कई कारण थे, लेकिन बाहरी या अंदरूनी शिष्य बनना उनमें से एक भी नहीं था। वो यहाँ लायबा से किए वादे को पूरा करने आया था। वो वृषांत द्वारा दी गई स्पेस रिंग को कुलपति को देने आया था, जिससे वो अपना मिशन पूरा कर सके। हालांकि इसके लिए उसका अंदरूनी शिष्य होना जरूरी था, तभी वो उसके संपर्क में आ सकता था। और सबसे जरूरी, वह उन 4 लड़कों से बदला लेने आया था जिन्होंने जंगल में उसे और सूरमास को अपमानित किया था। उसकी 2 स्वर्गीय नियति पिल को कुचला था, तभी से आर्यन का खून खौल रहा था। अगर वो बदला नहीं लेता तो उसे आर्यन कौन कहता। हम पहुंच गए, ये शुरू होने वाला है। 6 लोग तेजी से मैदान में पहुंचे, लेकिन लायबा की नजरें सिकुड़ गई जब उसने भीड़ में आर्यन को देखा। उसका दिल जोर से धड़का। वो यहाँ है, वो आ गया। याश्वी, क्या तुमने देखा? वो सच में यहाँ आ गया। लायबा की आवाज में बच्चे जैसी खुशी थी। उसकी मुस्कान फूलों की तरह खिल रही थी। भीड़ में आर्यन को देखकर उसका दिल उछल पड़ा। मुझे पता था कि वो आएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएगा। उसने इवेश की ओर देखा जो उसके पास खड़ा था। इवेश, तुम अभी तक उससे नहीं मिले हैं ना? उसका नाम आर्यन है। वो दामुश शहर का एक योद्धा है, बहुत जबरदस्त। तुमने उस दृश्य को नहीं देखा? क्या हमारा धवल कुल खतरे में नहीं है? शायद वो इस संकट को झेल सकता है। लायबा की आवाज में उत्साह और विश्वास था, जैसे वह किसी नायक की कहानी सुना रही हो। लेकिन उसने इवेश की ठंडी हत्या की नियत भरी नजरों को नहीं देखा। तो वो वाकई मरने आया है, इवेश ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। याश्वी की आंखों में भी आश्चर्य और चिंता थी। लायबा उछल पड़ी और आर्यन की ओर हाथ हिलाने लगी। मैं यहाँ हूँ। वो उसकी ओर दौड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी इवेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया और उसने सख्त आवाज में कहा, तुम वहां नहीं जा सकती। लायबा हैरान रह गई। इवेश वो वही है जिसने मुझे दामुश शहर में बचाया था। याश्वी ने भी हस्तक्षेप किया। मिस, आप उससे मिलने नहीं जा सकती। इवेश ने खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारी पहचान कितनी ऊंची है लायबा, और उनकी कितनी नीची हैसियत। तुम 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग हो। मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। लायबा ने अविश्वास से इवेश को देखा, फिर याश्वी की ओर मुड़ी। याश्वी, क्या तुमने उनकी पहचान के बारे में बताया? इवेश ने ठंडे लहजे में कहा, वो बस 2 गुलाम हैं। उनकी नीची हरकतों से मैं एक नज़र में बता सकता हूँ। क्या मुझे याश्वी से सुनने की जरूरत है? लायबा ने याश्वी को घूरा, फिर गुस्से में बोली, इवेश, अगर वे गुलाम हैं तो क्या गुलाम भी शक्तिशाली बन सकते हैं? क्या काल सम्राट गुलाम के रूप में पैदा नहीं हुआ था? वो भी तो डार्क वर्ल्ड का शीर्ष महाशक्तिशाली योद्धा बना। इवेश ने तंज कसते हुए कहा, डार्क वर्ल्ड में कितने काल सम्राट हैं और कितने गुलाम? हर गुलाम काल सम्राट नहीं बन सकता। लायबा ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने ही उसे आमंत्रित किया था, तो मुझे जाना ही होगा। इवेश की नजरें और गहरी हो गईं। मैंने कहा नहीं तो नहीं, उसने ठंडे लहजे में कहा। आज के बाद तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगी। उसकी आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। लायबा अवाक रह गई। इवेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा दोस्त है। वो हमारे कुल के लिए एक उम्मीद बन सकता है। उसकी आवाज कांप रही थी। इवेश ने चिल्लाकर कहा, याश्वी, लायबा को अंदरूनी कुल में वापस ले जाओ। मेरे आदेश के बिना उसे आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकालने देना। लायबा ने संघर्ष किया। इवेश, तुम्हें मुझ पर हुकूमत करने का क्या हक है? मेरे पिता भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर तुम होते कौन हो? जो मैं करना चाहती हूँ वो करूंगी। दूर से सूरमास ने इवेश की ओर इशारा किया। बॉस देख, वो वही 4 लोग हैं। लेकिन वो 2 लड़कियां कौन हैं? वो क्या कर रही हैं? आर्यन ने उस दिशा में देखा। 100 मीटर की दूरी पर इवेश की नजरें उससे टकराईं। हवा में एक ठंडा तनाव फैल गया। इवेश की आंखों में हत्या की मंशा भड़क उठी। तू नीच गुलाम, पिछली बार मैंने तेरी जान बख्श दी थी तो शुक्र मनाने की बजाय तू यहाँ चला आया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे इस बार इतनी बुरी तरह कुचलूंगा कि अगले जन्म में भी मुझे याद करेगा। लायबा का संघर्ष बढ़ता गया। उसका गुस्सा अब चीख में बदल गया। आर्यन, जल्दी भाग, जल्दी यहाँ से चला जा। उसकी आवाज मैदान में गूंजी। सूरमास ने अपने कान खड़े किए। बॉस, वो लड़की तुम्हारा नाम पुकार रही है। उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? वो तुम्हें भागने के लिए क्यों कह रही है? भागना? सूरमास ने दबंग अंदाज में कहा। क्या वो लड़की पागल है? हम अब धवल कुल के शिष्य हैं। कौन हमें छूने की हिम्मत करेगा? लेकिन आर्यन की ठंडी आंखों को देखकर सूरमास को कुछ एहसास हुआ। पिछली बार पहाड़ी पर इन 4 ने अपनी हद पार कर दी थी। कमबख्त, ये इस बार फिर से। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लायबा धीरे धीरे याश्वी के साथ वहां से गायब हो गई। अयन ने धीमी आवाज में पूछा, बड़े भाई, क्या हमें बाहरी कुल को सूचित करना चाहिए? इवेश ने ठंडे लहजे में कहा, क्या सूचित करना? उनकी कब्र खुद ही खुद जाएगी। जब उनकी गुलाम पहचान उजागर हो जाएगी, वो अपनी योग्यता खो देंगे। इतनी परेशानी की क्या जरूरत? इसके अलावा दामुश शहर उसकी वजह से गड़बड़ में है। इस मामले की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकता। इनमें से कोई भी समस्या आर्यन को यहाँ रोक सकती थी।
यह उसे परीक्षा जारी रखने की योग्यता खोने के लिए मजबूर कर सकता था, और इससे भी ज्यादा वो धवल कुल का शिष्य नहीं बन सकता था। इवेश ने ठंडे लहजे में हंसा। अगर उसे खेलना पसंद है तो हम उसके साथ खेलेंगे, देखते हैं कौन किसे हरा सकता है। किसी को तब मारने में कोई मजा नहीं जब वो पहले से ही निचले पायदान पर हो। उसे सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने देना चाहिए और फिर जोर से नीचे पटक देना चाहिए ताकि वह फिर से सबसे निचले पायदान पर गिरे, तभी मजा आता है। नीच गुलाम, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना ऊंचा चढ़ सकता है। इवेश और उसके साथियों के अलावा कई अन्य लोग भी चयन देखने आए थे। अमोघेश भी वहां मौजूद था। उसकी नजरें गहरी और विचारशील थीं। कई अंदरूनी एल्डर भी पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मकसद अलग था। वे वृषांक की उड़न तलवार की आभा की तलाश में थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शहरयार ने अपने शाही सैनिकों को धवल कुल के सभी निकासों पर तैनात कर दिया था। कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था, उस चीज के लिए धवल कुल की जिंदगी और हेल गेट के हमलों से बचने के लिए। 10 मिनट का आराम समय खत्म हो गया। बुजुर्ग एल्डर मंच पर आया, उसकी आवाज मैदान में गूंजी। अब तुम धवल कुल के बाहरी शिष्य हो। अगर तुम उच्चतर इनाम पाना चाहते हो और अंदरूनी कुल का शिष्य बनना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। याद रखो, पूरी ताकत। अंतिम परीक्षा शुरू। मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद दर्जनों मंचों पर एक साथ मुकाबले शुरू हुए। जीतने वाला आगे बढ़ता, हारने वाला बाहर। सूरमास ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। बॉस, मैं बहुत उत्साहित हूँ। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। ध्यान से रहना, अगर तुझे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिले जिसे तू हरा न सके तो बस हार मान लेना और आत्मसमर्पण कर देना। इस दुनिया में तेरी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। सूरमास एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। समझ गया बॉस। आर्यन बनाम नरेश। 2 मिनट बाद आर्यन जीत गया और अगले दौर में प्रवेश करता है। सूरमास जीत गया और अगले दौर में प्रवेश करता है। लगातार 3 दौर के बाद आर्यन ने प्रत्येक प्रतियोगिता को इतनी आसानी से जीत लिया जैसे वह कोई बच्चों का खेल खेल रहा हो। उसकी हर चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। दूर से इवेश ने ठंडे लहजे में हंसा। कुत्ते, देखते हैं तू कितना ऊंचा चढ़ सकता है। तभी अयन आया और फुसफुसाया, बड़े भाई, मैंने आपके कहे अनुसार उन्हें बता दिया है। जैसे ही वे उन दोनों गुलामों से मिलेंगे उन्हें मौत से भी बदतर हालत में छोड़ देंगे। इवेश ने आत्मसंतुष्टि से हंसा। कुत्ते, ये मेरा इलाका है। मैं तुझे जैसा चाहूंगा वैसे खेलकर मार डालूंगा। अंतिम परीक्षा के 6 दौर खत्म हो चुके थे और 7वां दौर बस शुरू होने वाला था। ये वो दौर था जो शीर्ष 10 में जगह बनाकर अंदरूनी कुल का रास्ता खोल सकता था। हर कोई जोश से उबल रहा था और हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। 7वां दौर, पहली लड़ाई। सूरमास बनाम प्रवीण। दोनों योद्धा कृपया मंच पर आएं। एल्डर की गूंजती आवाज ने मैदान को सन्नाटे में डुबो दिया। सूरमास का शरीर घावों से भरा था। यहाँ तक पहुँचना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बस कंतारा के 3रे लेवल पर थी। वो 7वें दौर के योद्धाओं में सबसे कमजोर था। फिर भी उसकी आंखों में एक अटल जिद थी। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका है। उसका सपना बहुत साधारण था, अंदरूनी कुल में प्रवेश करना, आर्यन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना और उसकी मां को गर्व महसूस कराना। वो अपने दिल में स्पष्ट था, आर्यन निश्चित रूप से शीर्ष 10 में जगह बनाएगा। अगर उसे आर्यन का साथ देना था तो उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। प्रवीण मंच पर कूदा। उसकी आंखों में तिरस्कार था, क्योंकि उसका मुकाबला कंतारा के 3रे लेवल के कचरे से था। उसने सूरमास को देखा और मन ही मन सोचा, इवेश भाई का काम मैं जरूर पूरा करूंगा। ये बड़ा सा कचरा जिसके पास सिर्फ ताकत है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। बड़े आदमी, जल्दी आ और मरने की तैयारी कर, प्रवीण ने तंज कसते हुए कहा। सूरमास धीरे धीरे मंच पर चढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, शिष्य सूरमास। लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही प्रवीण ने हमला कर दिया। उसकी रफ्तार तेज थी और उसने एक जोरदार लात मारी। धम। सूरमास बिल्कुल तैयार नहीं था। प्रवीण की लात ने उसे सीधे मंच के किनारे तक उड़ा दिया। वह जमीन पर गिरा। उसका शरीर लगभग मंच से बाहर लटक रहा था। एक ऐसा कचरा जो एक झटके को भी नहीं झेल सकता। प्रवीण जोर से हंसा। उसने सूरमास की ओर उंगली हिलाई। मूर्ख सुअर, फिर से आ। सूरमास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निर्णायक ने अभी मुकाबला शुरू करने का आदेश भी नहीं दिया। क्या तू इतना नीच है? प्रवीण ने और जोर से हंसा। तेरी माँ ने अभी शुरू करने को नहीं कहा, मेरी माँ को गाली दी। सूरमास का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसकी माँ उसके लिए सबसे पवित्र थी, कोई उसे अपमानित नहीं कर सकता था। प्रवीण के मुंह के कोने ऊपर उठे। तो क्या हुआ अगर मैंने तेरी माँ को गाली दी? अगर तेरी माँ यहाँ होती तो मैं उसे। उसके वाक्य को पूरा होने का मौका नहीं मिला। सूरमास के शरीर में लौह गज गैंडा ब्लडलाइन की शक्ति फट पड़ी। एक मोटी चमकदार कवच की परत ने उसके शरीर को ढक लिया, जैसे वह कोई प्राचीन युद्धदेव हो। उसका शरीर एक बेकाबू जंगली सांड की तरह हो गया। उसके कदम गरज की तरह गूंजे जब वह प्रवीण की ओर बढ़ा। धम धम। प्रवीण ने सूरमास को शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया था।
प्रतिभाशाली ब्लडलाइन होने से क्या, ये कचरा है। लेकिन जब सूरमास की आकृति अचानक गायब हो गई तो प्रवीण के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले एक विशाल शरीर आकाश से नीचे आ गिरा। ये जैसे पहाड़ का ढहना था। सूरमास सीधे प्रवीण के पेट पर बैठ गया। उसकी मुट्ठियां जो गैंडे के सींगों की तरह थी जोर से नीचे मारी। मेरी माँ को गाली दी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसके घातक घूंसे बार बार प्रवीण के चेहरे पर पड़े। पहले घूंसे ने प्रवीण का सिर फोड़ दिया जिससे उसे चक्कर आ गया। अगले कुछ घूंसों ने उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। सूरमास की ताकत उसकी ब्लडलाइन की वजह से नहीं थी, यह उसकी शक्ति थी। वो एक स्टार क्रिस्टल की सारी ऊर्जा को सोख सकता था और उसे ताकत में बदल सकता था। इसी तरह वो लोगस गैंडा ब्लडलाइन की सारी ऊर्जा को भी ताकत में बदल सकता था। वो बस इतना ही भोला और मूर्ख था। वह ताकत में विश्वास करता था। फिर से मेरी माँ को गाली दे, फिर गाली दे, अगर हिम्मत है तो फिर गाली दे। सूरमास के घूंसे रुके नहीं। अंत में प्रवीण का सिर मंच से बाहर उड़ गया। वह मर चुका था, लेकिन सूरमास रुका नहीं। उसने प्रवीण के पैर पकड़े और उसे बार बार जमीन पर पटका जैसे धोबी कपड़े धोता है। मंच खून और मांस के मलबे से भर गया। सूरमास का पूरा शरीर खून से सना था। वो प्रवीण के आधे बचे शरीर को देखकर चिल्लाया, फिर गाली दे। पूरा रंगमंच सन्नाटे में डूब गया। सभी की आंखों में डर था। क्या ये सच में कंतारा के तीसरे लेवल की शक्ति थी? ये तो एक बेकाबू राक्षस था। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। इवेश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में बुदबुदाया, बेकार कचरा। सूरमास मंच से नीचे उतरा और आर्यन के पास खड़ा हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, माँ अगर कोई फिर से तुम्हें गाली देगा तो मैं उसे मार डालूंगा। आर्यन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। बहुत अच्छे, मैदान में 100 लेवल पर हैं। वो तो प्रतिभाओं में प्रतिभा है, केवल 18 साल की उम्र में। वहीं दूसरी ओर उस आर्यन नाम के लड़के की ब्लडलाइन 0 है। उसकी शक्तियां केवल नीलतारा के पहले लेवल पर हैं। वो बस एक चाल में हार जाएगा। 0 ब्लडलाइन। आजकल भी ऐसे योद्धा हैं। कहीं वो एक गुलाम तो नहीं। हा हा हा। भीड़ से उपहास भरी हंसी गूंजी। योगेश भीड़ की नजरों के बीच मंच पर चढ़ा। उसने आर्यन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कुत्ते जल्दी कर, वक्त बर्बाद मत कर, तू मेरी एक चाल में मरेगा, उसने घमंड से कहा। भीड़ का खून उबल रहा था। सभी चाहते थे कि योगेश एक ही चाल में आर्यन को धूल चटा दे। आर्यन शांति से मंच पर चढ़ा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक चाल ठीक, तेरी मर्जी। योगेश ने उसे तिरस्कार से देखा। चल मर कुत्ते। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, योगेश ने तेजी से हमला किया। उसकी 7 सितारा ब्लडलाइन की घातक शक्तियां मंच पर चमक उठी जैसे कोई नीला तारा फट पड़ा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली हो गईं। आर्यन गायब हो चुका था। योगेश की गति तेज थी, लेकिन आर्यन उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसकी आंखें दृश्य को पकड़ पाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज गूंजी। धम। योगेश का शरीर मंच से बाहर उड़ गया। वह जमीन पर जोर से गिरा, फिर उछला और 100 मीटर से ज्यादा लुढ़कता हुआ इवेश के पैरों के पास रुका। उसका चेहरा पहचान से परे था, खून और धूल से सना हुआ। पूरा रंगमंच एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। बड़े भाई बचाओ 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 मुझे। योगेश की आवाज कांप रही थी, जैसे उसकी हर सांस उसका साथ छोड़ रही हो और उसका सीना मुश्किल से ऊपर नीचे हो रहा था। इवेश ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसने अपने पैर को जोर से नीचे पटका। कड़क। आवाज एक गहरे गरज की तरह गूंजी, तेज और अंतिम। योगेश की पसलियां चटक गईं, उनके नुकीले टुकड़े सीधे उसके दिल में धंस गए। उसकी आंखों से आखिरी चमक खो गई और वो एक बेजान कठपुतली की तरह गिर पड़ा। डिंग। बधाई हो आर्यन, योगेश को मारकर तुमने 1230 एक्सपी पॉइंट्स, 110 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त किए। जो मरने के लायक थे उन्हें मरना ही था। आर्यन ने ठंडी नजरों से इवेश को घूरा। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और वो एक खतरनाक हंसी हंसा। इवेश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। उसकी आंखों में हत्या की मंशा और गहरी हो गई। उसने आर्यन को उदास नजरों से घूरा और बोला, तू कुत्ते देखता हूं, तू कब तक अकड़ दिखा सकता है। अंधेरे में छिपा अमोघेश अपनी भौहें सिकोड़कर सोच में डूब गया। इतनी तेज गति, इतनी शक्तिशाली पैर की तकनीक, ये कम से कम सुप्रीम स्टार रैंक की तकनीक है। 18 शहरों में ऐसी तकनीक का अभ्यास करने वाले गिने चुने हैं। यह इंसान कौन है? इसकी असली पहचान क्या है? अमोघेश का दिल सवालों से भरा था। वह जानता था कि वृषांत की उड़न तलवार आर्यन के पास थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह देखना चाहता था कि आर्यन का असली मकसद क्या है। नीलतारा का पहला लेवल 0 ब्लडलाइन, फिर भी इतनी शक्ति, यह असंभव है। आखिर तू है कौन? अमोघेश ने मन ही मन सोचा। सूरमास उत्साहित हो गया और बोला, बॉस तुम तो बहुत जबरदस्त हो, एक चाल में उसे खत्म कर दिया। हा। क्या प्रतिभा, क्या बकवास, ब्लडलाइन ये सब बेकार चीजें हैं। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब हम दोनों के पास अंदरूनी कुल में प्रवेश की योग्यता है। हमारा लक्ष्य हासिल हो गया। सूरमास ने कहा, बॉस क्या तुम अब बाकी मुकाबलों को छोड़ने वाले हो? आर्यन ने कहा, हाँ, हमारा लक्ष्य ये लोग नहीं है, बल्कि वो 4 लोग हैं।
हमें बस अंदरूनी कुल में प्रवेश करना है। परीक्षार्थियों में से कोई भी किंग नहीं था, उन्हें मारकर उसे कुछ नहीं मिलता, बस कुछ काल मूल्य थे। आर्यन वाकई अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। सूरमास ने तुरंत कहा, बॉस बॉस ही होता है। आधे घंटे बाद 7वां दौर खत्म हुआ और 8वां दौर शुरू हुआ। 8वें दौर की पहली लड़ाई आर्यन बनाम अनूप। कृपया आगे। लेकिन घोषित एल्डर की आवाज खत्म होने से पहले ही आर्यन ने जोर से चिल्लाया और बोला, मैं हार मानता हूँ। उसके शब्द हवा में लटक गए और भीड़ स्तब्ध रह गई। हार मानता हूँ? हो, वो हार कैसे मान सकता है? इस अचानक घोषणा ने पूरे मैदान को हक्का बक्का कर दिया। इवेश और बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। अयन उन चारों में से एक ने ठंडी हंसी छोड़ी। वो डर गया है, उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची। अनूप तो नीलतारा का चौथा लेवल योद्धा है और उसकी जन्मजात ब्लडलाइन 7वें सितारे के शिखर पर है। आर्यन को जरूर पता होगा कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए उसने हार मान ली। गुलाम तो गुलाम ही होता है। मैदान में चर्चाओं की आवाजें गूंजने लगीं। ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि आर्यन का साहस टूट गया है। अगर वो डरता नहीं तो हार क्यों मानता? लेकिन इवेश की आवाज ने शोर को चीर दिया। आर्यन, रैंकिंग प्रतियोगिता में हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी नीची पहचान उजागर हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ तो तुम्हें धवल कुल का शिष्य बनने का कोई हक नहीं रहेगा। उसने रुककर अपनी आंखें सिकुड़ी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पीछे नहीं हटता। इवेश नहीं चाहता था कि आर्यन इतनी आसानी से पीछे हट जाए। वो उसे मंच पर घुटनों के बल टूटा हुआ देखना चाहता था, अपमानित, पराजित। सूरमास ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, अगर हमारी पहचान उजागर हो गई तो हमारे सारे परिणाम रद्द हो जाएंगे। मुझे डर है कि इस दुनिया में गुलामों के पास कोई मानवाधिकार नहीं थे। कोई भी कुल गुलामों को स्वीकार नहीं करता था। धवल कुल भी इससे अलग नहीं था। अगर उनकी पहचान खुल गई तो आर्यन और सूरमास को धवल कुल से निकाल दिया जाता। उन्हें फिर कभी नागकुट पर्वत श्रृंखला में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलती। आर्यन की नजरें इवेश पर टिकी, उनमें एक चंचल चमक थी। तुझे अपने लोगों को मरते देखना इतना पसंद है ना? इवेश के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। डरने वाला तो तू है ना? हा हा हा। आर्यन की हंसी तेज और विद्रोही थी। वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसकी हर हरकत में अटल आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी नजरें अनूप पर टिकी और मुस्कुराते हुए पूछा, तू उसका कुत्ता है? अनूप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने, घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा तो शायद मैं तुझे थोड़ी बेहतर मौत दूं। ओह, आर्यन की मुस्कान और खतरनाक हो गई। ठीक है, अनूप ने तंज मारा, क्या ठीक है? चल मेरे सामने घुटने टेक। मेरा मतलब है, आर्यन ने अपनी आवाज को ठंडी फुसफुसाहट में उतारते हुए कहा, तू मरने वाला है। अनूप कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्यन का दायां हाथ तेजी से खुला और असुरा ब्लेड उसकी मुट्ठी में प्रकट हुआ। उसकी काली दांतेदार धार एक हल्की क्रूर आभा के साथ चमक रही थी। आर्यन का शरीर एक झटके में आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में एक धुंधली छाया बन गया। ब्लेड की ऊर्जा उसकी अपनी आभा के साथ मिल गई, जिससे उसकी मौजूदगी कुछ जादुई सी लगने लगी। अनूप ने दहाड़ते हुए जवाब दिया। उसका शरीर शक्ति से फट पड़ रहा था। रक्तदंत बाघ, ब्लडलाइन। एक भयावह बाघ की छाया उसके चारों ओर उभरी। उसका पीला लाल धारीदार फर सूर्य की रोशनी में भी चमक रहा था। उसकी गुर्राहट ने हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। वाकई अनूप की जन्मजात ब्लडलाइन 7वें सितारे के शिखर पर थी, एक खतरनाक क्रूर शिकारी की ताकत से भरी हुई। गजब, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन डर गया था। उसे अनूप की ब्लडलाइन के बारे में पहले से पता होगा। इस बार तो वो गया। अनूप ने आत्मसंतुष्ट हंसी के साथ कहा, कमीने, तू इवेश भाई से लड़ने की हिम्मत करता है? तेरी औकात नहीं है, समझा? वह अचानक आगे बढ़ा। रक्तदंत बाघ की छाया उसके साथ लपकी। उसके पंजे आर्यन के सीने की ओर बढ़े, लेकिन आर्यन पहले ही हरकत में आ चुका था। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे उनमें तूफान समा गया हो। असुरा ब्लेड ने एक निचली भयावह धुन छेड़ी। एक फुर्तीली हरकत में आर्यन बाघ के हमले से बच गया। उसका शरीर एक अलौकिक सुंदरता के साथ मुड़ा। ब्लेड ऊपर की ओर चली, उसके पीछे काली ऊर्जा का एक अर्धचंद्राकार निशान छोड़ते हुए। छठ, हवा रेशम के फटने की तरह चिर गई। रक्तदंत बाघ की छाया ने खून भरी चीख निकाली, क्योंकि ब्लेड ने उसे चीर डाला। उसकी आकृति टुकड़े होकर बिखर गई। अनूप की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका आत्मविश्वास एक पल में चूर चूर हो गया, क्योंकि उसकी ब्लडलाइन की शक्ति एक ही वार में ध्वस्त हो गई थी। आर्यन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसका शरीर एकाएक आगे बढ़ा और वो अनूप से टकराया। अनूप ने अपने हाथों से बचाव की कोशिश की, पर असुरा ब्लेड अधिक थी। उसने अनूप की बाहों के बीच से लेकर उसकी ठुड्डी तक एक लाल पतली रेखा खींच दी। अचानक अनूप लड़खड़ा गया। खून उसकी चोट से रिस रहा था। उसके सिर के ऊपर उसका एचपी बार, जो केवल आर्यन देख सकता था, तुरंत खाली हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर डगमगाया और अविश्वास भरी आंखें के साथ वह दो टुकड़ों में बंट गया, जमीन पर ढह गया, एकदम बेजान। भीड़ सन रह गई। एक ही हमला, तुरंत मौत। छायाओं में छिपा अमोघेश का दिल जोरों से धड़क रहा था।
आखिर यह क्या शक्ति थी? वह कट असामान्य था, उसकी ऊर्जा विदेशी थी, लगभग राक्षसी, उसका दिमाग सवालों से भरा था। ये आर्यन आखिर है कौन? ये क्या छिपा रहा है? इवेश का चेहरा अपमान से तिलमिला गया, मानो एक जोर का जलता हुआ थप्पड़ पड़ा हो। बाकी तीनों भी स्तब्ध खड़े थे। महज 1 महीने में आर्यन पूरी तरह से बदल गया था, एक ऐसी शक्ति में जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। आर्यन ने अनूप की लाश की ओर देखा तक नहीं, इसके बजाय वो इवेश की ओर मुड़ा। उसकी नजरें तीखी, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी। मैंने तुझे मुंह दिया था लेकिन तू नहीं चाहता। ठीक है, अपने सारे लोगों को बुला ले और एक साथ हमला कर, मैं तेरा वक्त बचा दूंगा। उसके शब्दों में घमंड था, एक खुली चुनौती जो पूरे मैदान में गूंज उठी। आर्यन अकेला खड़ा था, असुरा ब्लेड उसके हाथ में चमक रही थी, एक शिकारी जो अपने शिकार को सबके सामने ललकार रहा था। क्या तुम मुझे निशाना नहीं बना रहे? तो आओ, अपने सारे आदमियों को एक साथ हमला करने भेजो, मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज एक तलवार की तरह थी, तेज और अडिग, जो हर सुनने वाले के दिल में धंस रही थी। अगर वे उसे सस्ता समझते थे तो वह उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर उनकी गलतफहमी तोड़ देगा। कितना घमंडी, इतनी अकड़, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो धवलकुल को आखिर समझता क्या है? क्या कुछ नीलतारा स्तर के योद्धाओं को हराने से वो खुद को आसमान का सितारा समझने लगा है? धवलकुल के बाहरी शिष्यों में असंतोष की लहर दौड़ गई। कई लोग इवेश का समर्थन कर रहे थे, उसकी खास पहचान के कारण। वे उसके सामने अपनी शान दिखाना चाहते थे, शायद इस उम्मीद में कि भविष्य में उन्हें सीधे अंदरूनी कुल में प्रवेश मिल जाए। सूरमास आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ा और आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भी जुनून की चमक थी। आर्यन ने नजरें घुमाई, उसकी ठंडी मुस्कान अब भी बरकरार थी। चूंकि तुम सब इतने नाखुश हो तो क्यों न तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर दो। उसके पहले वाले शब्द परीक्षार्थियों के लिए थे, तो ये शब्द सभी बाहरी शिष्यों के लिए थे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुस्से भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। कमीने, इतनी अकड़ मत दिखा, ये कोई तेरे बाप की जगह नहीं है। घमंडी मत बन, कुछ मुकाबले जीतने के बाद तुझे लगता है तू आसमान जमीन का मालिक है। आखिर तेरी औकात ही क्या है? आलोचना और उपहास की लहरें चारों ओर से उठने लगी, मानो मैदान एक उबलते हुए समुद्र में बदल गया हो। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब भी वही ठंडी अटल मुस्कान थी। उसकी नजरें इवेश पर जमी रहीं। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला करो। हिम्मत कैसे हुई? एक गहरी गर्जन भरी आवाज गूंजी। धवलकुल का एक एल्डर हरिशंकर भारी कदमों से मंच की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कुत्ते, तू बहुत घमंडी हो रहा है। आर्यन ने ठंडे लहजे में हंसी छोड़ी, उसकी नजरें एल्डर पर टिकी। माफ करना, मैं बस इतना घमंडी हूं, अगर दम है तो मुझे काट ले। वास्तव में आर्यन को किसी का डर नहीं था। एक साधारण से एल्डर की तो बात ही छोड़ो, अगर धवलकुल का कुलपति भी उसके सामने होता तो वह पलक झपकाए बिना उसका सामना करता। जो भी उसकी राह में अकड़ दिखाएगा उसे वह उड़ा देगा। उसके पास ओमनिवर्स तोप की ऊर्जा थी, पूरी तरह भरी हुई। कौन उससे ज्यादा घमंड दिखा सकता था? कुत्ते, हरिशंकर ने आर्यन को घूरा। उसकी हथेली से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर निकली जो मंच की ओर बढ़ी। पहले देख ले कि तू कहाँ अकड़ दिखा रहा है। उसी पल इवेश की आवाज गूंजी, एल्डर हरी, रुक जाओ। हरिशंकर स्तब्ध रह गया। इवेश, ये कितना घमंडी है। अगर हम इसे सबक नहीं सिखाएंगे तो ये तो हम सभी के सिर पर नाचने लगेगा। इवेश ने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। बस 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या तुम भी कुत्तों के साथ भौंकने लगोगे? ऐसा करके तुम भी उनके जैसा बन जाओगे। फिर वह आर्यन को घूरते हुए बोला, कमीने, तू मुझे चुनौती देना चाहता है ना? तेरी मर्जी। उसने खिलवाड़ भरे लहजे में हंसा, उसके मन में एक ठंडी चाल चल रही थी। देखते हैं तेरे पास और क्या ताकत है। आर्यन ने और ज्यादा घमंड के साथ कहा, क्या तुझे लगता है तेरे आदमी मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मेरी मानो तो तुम सबको एक साथ आना चाहिए। कुत्ते, बहुत घमंडी मत बन। अयन ने गुस्से से दहाड़ा। तुझे अच्छे से पता है तू कौन है। हमें तेरा भेद खोलने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा तू कुत्ता भी नहीं बन पाएगा। सूरमास का खून खौल उठा। हरामी, तेरी दादी की, तो वो गुस्से में चिल्लाया। अयन की नजरें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे लहजे में हंसा। लगता है तू पहले की मार भूल गया। अगर हिम्मत है तो फिर से मुझसे लड़। सूरमास ने जवाब दिया, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। अयन का चेहरा और भयानक हो गया। क्या तुझे लगता है मैं तुझ जैसे कचरे से डरता हूँ? इवेश ने अयन को रोका। जल्दबाजी मत कर। आर्यन ने भी सूरमास की ओर देखा। तू पहले नीचे जा। सूरमास हैरान रह गया। बॉस, तुम अकेले 7-8 लोगों से निपटने वाले हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूरत नहीं, आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तू बस किनारे खड़ा रह। उसी पल इवेश की आंखों में एक चमक उभरी। उसने एक इशारा किया और 8 प्रतिभाशाली शिष्य एक एक करके मंच पर उतर आए। उनकी नजरें आर्यन पर जमी थीं, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार को घेर रहे हों। आर्यन मंच के बीच में खड़ा था, उसकी नजरें उन पर धीरे धीरे घूमी। वह हंसा, उसकी हंसी में एक ठंडी खतरनाक धार थी। यही है तेरे भर्ती किए हुए प्रतिभाशाली। कमीने, तू मौत को बुला रहा है।
उनमें से एक शिष्य ने दहाड़ा, अपनी जान दे दे। दूसरा चिल्लाया, मर। तीसरे ने गुर्राते हुए कहा। आठों एक साथ हिले। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक तेज सीटी की आवाज गूंज उठी। उनके हथियार चमके, प्रत्येक के पीछे उनकी ब्लड लाइन की शक्ति थी। आग, गरुड़ और भेड़िए की छायाएं उनके साथ लहरा रही थीं। लेकिन आर्यन की आंखों में एक खूनी चमक उभरी। उसकी मंशा एक दमकते हुए ज्वाला की तरह भड़क उठी। असुरा ब्लेड उसके हाथ में भनभनाने लगी, जैसे कोई क्रूर आत्मा उसमें समा गई हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। असुरा स्लैश। एक तेज लाल रेखा हवा में चमकी। ब्लेड की ऊर्जा ने पहले शिष्य को बीच से चीर दिया। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। खून का फव्वारा हवा में उछला और वह बिना चीखे ही जमीन पर ढह गया। आर्यन का शरीर नीचे झुका। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक धुंधली सी छाया बन गया। तूफानी पैर तकनीक। उसने ताबड़तोड़ कई जोरदार लात मारी। धम धम धम। दूसरा शिष्य 100 मीटर दूर उड़ गया। उसका सीना धंस गया और वह कांपता हुआ जमीन पर गिरा। आर्यन ने एक और कदम बढ़ाया। असुरा ब्लेड को नीचे की ओर झटका। एक और लाल रेखा चमकी और उस शिष्य का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। खून की धाराएं मंच को रंग रही थीं। भेड़िया किंग लोहा मुक्का। आर्यन ने अपने खाली हाथ को भारी तोप की तरह घुमाया। उसका मुक्का तीसरे शिष्य के सीने से टकराया और वो उड़ता हुआ मंच से बाहर जा गिरा। उसकी हड्डियां चटक गईं। आर्यन का शरीर एक नागिन की तरह मंच पर नाच रहा था। हर चाल सटीक थी, हर हमला खतरनाक। असुरा ब्लेड की भनभनाहट और खून की छींटों ने एक भयावह सिम्फनी रच दी थी। ये हिंसा का नृत्य था, एक ऐसी कला जो सुंदरता और विनाश का मिश्रण थी। धम धम। एक और शिष्य उड़ गया। आर्यन ने फिर से कट मारा और एक और शरीर जमीन पर निढाल गिर पड़ा। मंच अब खून से तर हो चुका था और हवा में मृत्यु की गंध घुल गई थी। भीड़ सन रह गई। 8 प्रतिभाशाली शिष्य, जिनमें से हर एक भविष्य में धवलकुल का गौरव बन सकता था, आर्यन के सामने कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गए। एक चाल में उड़ गए, एक चाल में मर गए। हर बार जब एक शिष्य मरता, इवेश के चेहरे पर जैसे एक और थप्पड़ पड़ता। उसका